बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन सिस्टम विद डॉक्टर यासिर खान एंड हैव अ नाइस डे। बेटा हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ रहे थे, इसलिए ये स्लाइड आपके सामने आई है कि किस में प्रोटीन है। हमारी मिल्क में प्रोटीन होती है, हमारी एग में प्रोटीन होती है। मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट आर द अमाइनो एसिड्स, what are the various types of amino acid, how the amino acid link with each other with the help of which bond। फिर हमने पढ़ा प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के। प्रोटीन की एक तरह की क्लासिफिकेशन पढ़ाई है मैंने आपको। आज मैं आपको प्रोटीन की दूसरी तरह की क्लासिफिकेशन पढ़ाता हूँ बेटा, कि प्रोटीन को हम ऑन द बेस ऑफ फंक्शन भी क्लासीफाई करते हैं। ये कुछ फंक्शंस आ रहे हैं प्रोटीन के आपके सामने स्लाइड के ऊपर, कि कुछ प्रोटीन्स को हम एज अ फंक्शनल भी हम काफ़ी सारी प्रोटीन्स हैं। जैसे काफ़ी सारी प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं। स्ट्रक्चरल रोल प्ले करने में बेटा एक प्रोटीन का नाम है केराटिन। केराटिन एक ऐसी प्रोटीन है जो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती है। ये कहाँ पर है? हमारे हेयर में है, हमारे नेल्स में है। ऐसे एक प्रोटीन है कोलेजन, इट आल्सो प्ले द स्ट्रक्चरल रोल। कोलेजन कहाँ है? बोन के अंदर है, कार्टिलेज के अंदर है। हमारे बोन के स्ट्रक्चर को बनाने में, कार्टिलेज के स्ट्रक्चर को बनाने में क्या है? कोलेजन प्रोटीन है। ऐसे कुछ प्रोटीन है, जैसे आप देख लो इलास्टिन, ऐसी प्रोटीन है। आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे लिगामेंट क्या होता है, टेंडन क्या होता है, तो लिगामेंट और टेंडन के अंदर इलास्टिन प्रोटीन है। लिगामेंट एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी एक बोन को हमारी दूसरी बोन के साथ कनेक्ट करवाता है, जबकि टेंडन एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करवाता है। तो लिगामेंट के अंदर और टेंडन के अंदर यहाँ पर भी प्रोटीन मौजूद होती हैं, विच आर द इलास्टिन प्रोटीन। ये मैंने आपको 3 ऐसी एग्जाम्पल बताई हैं जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन की एग्जाम्पल है, विच प्ले द स्ट्रक्चरल रोल। अच्छा, फंक्शनल प्रोटीन की भी यहाँ पर फंक्शंस लिखे हुए हैं, एग्जांपल मैं आपको बताता जाता हूँ। जैसे लिखा हुआ है एक प्रोटीन ऐसी है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। जैसे आप पढ़ते हो एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एंड दे कंट्रोल द वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन आवर बॉडी। कुछ प्रोटीन्स वो होती हैं जो कैरियर या ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, जैसे उसमें एग्जाम्पल है बेटा हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन की ये फंक्शनल प्रोटीन है। इसका काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन विच इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ प्रोटीन्स वो हैं विच प्ले द डिफेंसिव रोल, और डिफेंसिव रोल में कौन सी प्रोटीन है? जैसे हमारी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आर द डिफेंसिव प्रोटीन्स ऑफ आवर बॉडी। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? ये हमारी बॉडी की डिफेंसिव प्रोटीन्स होती हैं। अच्छा, कुछ वो हैं विच प्रिवेंट द ब्लड लॉस, यानी ब्लड क्लॉटिंग करवाती हैं। उसमें जो एग्जांपल है वो है फिब्रिनोजिन की। यानी यहीं तक याद रखें, आगे वैसे मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम की भी स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। यानी इतनी फिर चीज़ें ना कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। तो आपने प्रोटीन्स के फंक्शन के अंदर याद रखना है कि जो फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं वो हमारे मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स भी करवाती हैं, ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट के अंदर भी हैं। इसी तरह से फूड की कुछ प्रोटीन एज अ फूड भी यूज़ हो रही हैं, कुछ प्रिवेंट द ब्लड लॉस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, कैरियर प्रोटीन है डिफेंस के अंदर इन्वॉल्व है। ये मैंने आपको बताया कि कुछ प्रोटीन्स के एग्जांपल। यानी ये जो प्रोटीन वाला टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो गया है। ये 4 MCQs इस वक्त आपके सामने स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपने इन चारों ही MCQs के आंसर ना कमेंट सेक्शन के अंदर देने हैं। इंशाल्लाह जिसके चारों MCQs ठीक होंगे सिटी कॉलेज की तरफ से उसे कोई ना कोई गिफ्ट दिया जाएगा। तो ये जो 4 MCQs हैं, ये आपकी आगे असाइनमेंट आएंगे, उसमें भी कुछ MCQs आएंगे, तो आपने इनको भी याद रखना है। असाइनमेंट वाले MCQs का एक्सपायर भी होगा, तो ये आपकी टेस्ट की तैयारी हो रही है। तो ये हमारा जो प्रोटीन वाला टॉपिक था ना बेटा, ये मुकम्मल हो गया। मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करवाता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को पढ़ रहे हैं, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर बेटा मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा चुका हूँ कि व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट आर द लिपिड्स, व्हाट आर द प्रोटीन्स। अब ये आखिरी टॉपिक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूर है कि व्हाट आर द न्यूक्लिक एसिड।
बेटा न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था फ्रेडरिक मिक्सचर, और उसने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था फिश के स्पर्म सेल से और ह्यूमन के पस सेल से, और यहाँ से जो सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट की थी उस सब्सटेंस को नेम दिया था न्यूक्लिन का। He extracted a white substance from the human pus cell and the fish sperm cell and he termed that substance as the nuclein। बाद में पता चला कि इस न्यूक्लिन की जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है, इसलिए उसको न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया गया। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है बेटा, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। न्यूक्लिक एसिड दो तरह का हो सकता है, आइदर इट इज़ द डीएनए, आइदर इट इज़ द आरएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो एक है बेटा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, ये होते क्या हैं? डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दे आर एक्चुअली फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसने लिखा हुआ है आइदर इट इज़ द डीएनए आइदर इट इज़ द आरएनए, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि प्रोटीन आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ऐसे ही लिपिड्स आर द हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। वैसे पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर दे आर फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोसेकेराइड। वैसे ये क्या हैं? दे आर फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। अब हमें ये अंदाज़ा हो जाए ना व्हाट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड, हमें अंदाज़ा हो सकता है कि काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड फिर वो कैसे आपस में जुड़ेंगे। देखो, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीज़ें हैं। नंबर 1 अ नाइट्रोजनस बेस, नंबर 2 अ पेंटोज शुगर, नंबर 3 अ फॉस्फेट ग्रुप। A single nucleotide is comprised of a pentose sugar, a nitrogenous base and a phosphate group। अब इसमें बेटा ये वाली चीज़ तो आप पढ़ चुके हो। पेंटोज शुगर को मैं बड़ी अच्छे से डिटेल के साथ आपको कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा चुका हूँ कि पेंटोज शुगर जो न्यूक्लिक एसिड में मौजूद होगी या तो वो राइबोज होगी या वो डीऑक्सी राइबोज होगी, या बेटा वो राइबोज होगी या डीऑक्सी राइबोज होगी। अगर वो राइबोज है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C5H10O5। अगर डीऑक्सी राइबोज है तब क्या है? C5H10O4। राइबोज है तो बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O5, डीऑक्सी राइबोज है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O4। राइबोज है तो ये वो शुगर होती है जो आरएनए में है, तभी तो हम आरएनए को क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज है तो ये वो शुगर है जो डीएनए में है, तभी हम डीएनए को कहते हैं इट इज़ द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ आई इस बात की? नेक्स्ट स्लाइड देखो। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बेटा न्यूक्लिक एसिड के बाद दोनों तरह के न्यूक्लिक एसिड का कंपैरिजन दिया गया है कि व्हाट इज़ द डीएनए, व्हाट इज़ द आरएनए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये न्यूक्लियोटाइड ना आपस में ये तीन चीज़ें जुड़ती कैसे हैं। पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड द फॉस्फेट ग्रुप, ये आपस में जुड़ेंगे कैसे। पहले कंपैरिजन देखो। देखो, डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, उस न्यूक्लियोटाइड का पूरा नाम क्या होगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। जबकि आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं हम उन्हें कहते हैं दे आर द ओनली द राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ये अभी मैं आपको पेंटोज शुगर के बारे में बता रहा था। द पेंटोज शुगर प्रेजेंट इन द डीएनए इज डीऑक्सी राइबोज, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C5H10O4। while the sugar present in the RNA is the ribose and the molecular formula of the ribose is C5H10O5। उसके बाद है नाइट्रोजनस बेसिस। डीएनए की जो नाइट्रोजनस बेसिस है बेटा, उसमें चार तरह की होती हैं। एक है एडिनिन, एक है गुआनिन, एक है साइटोसिन और एक है थायामीन। चार तरह की नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड द थायामीन। जबकि आरएनए के अंदर मौजूद नाइट्रोजनस बेसिस में एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल है। यानी जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं ना बेटा, वो दो तरह की होती हैं। एक तरह की नाइट्रोजनस बेस को हम कहते हैं प्यूरीन, ये प्रीवियस स्लाइड में आपको बताता हूँ। एक तरह की नाइट्रोजनस बेस को हम बेटा कहते हैं प्यूरीन,
और एक तरह के नाइट्रोजनस बेस को हम कहते हैं पायरिमिडीन्स। दो तरह की नाइट्रोजनस बेस होती हैं, एक प्यूरीन और दूसरी क्या है, पायरिमिडीन्स। प्यूरीन जो होती हैं वो लार्जर बेसिस होती हैं एंड द पायरिमिडीन्स आर द स्मॉलर बेसिस। प्यूरीन्स वो हैं जिसमें दो रिंग्स होते हैं, डबल रिंग। कौन कौन से? वन इज द 6 कॉर्नर एंड अदर वन इज द 5 कॉर्नर। दो रिंग्स होते हैं, एक 6 कॉर्नर रिंग और एक 5 कॉर्नर रिंग, जबकि पायरिमिडीन में एक ही रिंग होता है एंड दैट रिंग इज द 6 कॉर्नर रिंग। अच्छा, प्यूरीन ऐसे तमाम नाइट्रोजनस बेसिस हैं जिसमें कौन कौन सी शामिल है? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड द थायामीन। जबकि पायरिमिडीन ऐसी तमाम नाइट्रोजनस बेसिस शामिल है। प्यूरीन्स के अंदर कौन कौन सी शामिल है? दोबारा बताता हूँ बेटा, प्यूरीन्स क्योंकि लार्जर बेसिस हैं, इनमें शामिल है एक एडिनिन और दूसरा गुआनिन। पायरिमिडीन्स के अंदर शामिल है बेटा साइटोसिन, थायामीन एंड द यूरासिल। प्यूरीन्स के अंदर बेटा शामिल है एडिनिन, गुआनिन, दे आर द लार्जर रिंग, दे आर द लार्जर बेसिस, दे हैव द टू काइंड ऑफ द रिंग्स। जबकि पायरिमिडीन्स के अंदर क्या शामिल है? साइटोसिन, थायामीन, यूरासिल, दे ऑल आर द सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस। अब अगर आप डीएनए की बात करें, जैसे आपको स्लाइड के अंदर दिखाया गया है, अगर आप डीएनए की बात करें तो उसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगी वो 5 तरह की नहीं होंगी, 4 तरह की होंगी। कौन कौन सी? एक है एडिनिन, एक है गुआनिन, एक है साइटोसिन, एक है थायामीन। जबकि आरएनए के अंदर एडिनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, यूरासिल है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि डीएनए के अंदर थायामीन है और थायामीन की रिप्लेसमेंट पर आरएनए के अंदर यूरासिल होती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है जो डीएनए होता है ना, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ऐसा दिखाई देगा, डबल स्ट्रैंडेड। जबकि आरएनए जो होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ऐसा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लोकेशन, डीएनए कहाँ पर मौजूद होता है? न्यूक्लियस में, और उसके बाद थोड़ी सी अमाउंट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में भी, क्लोरोप्लास्ट में भी। अभी आपने माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के बारे में नहीं पढ़ा, आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि ये ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जिनका अपना डीएनए होता है, अपने राइबोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट है आरएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस में, राइबोसोम के अंदर के साथ साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म का सोलुबल पार्ट है, एंड इन द स्मॉलर अमाउंट इन द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। जो डीएनए की जो अमाउंट होती है कांस्टेंट इन ईच सेल ऑफ द स्पीशीज, आरएनए की जो अमाउंट होती है ये वेरिएबल होती है फ्रॉम द सेल टू सेल। रोल क्या होता है? डीएनए हेरिडिटरी रोल प्ले करता है, जबकि आरएनए जो होता है इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। ये मैंने आपको बताया बेटा डीएनए का और आरएनए का आपस में क्या कंपैरिजन होता है। तो न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स हैं, एक है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एक है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और दोनों तरह की टाइप्स का आपस में कंपैरिजन क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ये नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर दिए में बेटा, ये हमारी फर्स्ट ईयर के अंदर नहीं है, सेकेंड ईयर के अंदर है। फर्स्ट ईयर के अंदर सिर्फ एडिनिन का स्ट्रक्चर है, वो मैं आपको ड्रॉ करने का तरीका बता देता हूँ, सिर्फ आपने वही याद रखना है कि एडिनिन एक प्यूरीन है, प्यूरीन के अंदर दो रिंग होते हैं। देखो एक आप ऐसे बना लोगे, एक 6 कॉर्नर रिंग आप ऐसा बना लोगे, होपफुली आपको दिखाई दे रहा होगा। एक आपने 6 कॉर्नर रिंग ऐसे बना लेना है, फिर यहां से शुरू करके ना एक आपने 5 कॉर्नर रिंग बना लेना है। आपने इसकी जो नंबरिंग स्टार्ट करनी है ना वो यहां से करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबरिंग के बाद आपने नाइट्रोजन कार्बन लगाना, उसको लगाने का तरीका है फर्स्ट पे नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, यानी NCN। उसके बाद क्या है? कार्बन 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 CCC। उसके बाद है नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन।
यानी NCN देन CCC देन NCN। उसके बाद आपने लगाने हैं बेटा डबल बॉन्ड। आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड प्लेस करवाने हैं। एक डबल बॉन्ड एक एक पोजीशन को छोड़ के लगाना है। एक आपने लगाना है दूसरी तीसरी पोजीशन के दरमियान डबल बॉन्ड, एक आपने लगाना है चौथी पांचवी पोजीशन के दरमियान डबल बॉन्ड, और एक डबल बॉन्ड आपने लगाना है छठी और पहली पोजीशन के दरमियान डबल बॉन्ड। एक आखिरी लगेगा वो 7th और 8th पोजीशन के दरमियान लगेगा। 4 डबल बॉन्ड लगाए बिटवीन द 2nd एंड 3rd पोजीशन, बिटवीन द 4th एंड 5th पोजीशन, बिटवीन द 6th एंड 1 एंड बिटवीन द 7 एंड 8। उसके बाद आप बड़े ग्रुप पहले लगा लो। ये जो 6th पोजीशन है ना, यहाँ पर इन केस ऑफ द एडेनिन अमाइनो ग्रुप होता है। इतना आपने कर लिया ना अगर, फिर आगे बात आसान है। फिर आप ना ये देखो कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाती है, 3, कार्बन कितने बनाती है, 4 बॉन्ड कैलकुलेट करते जाओ, जहाँ कम हो हाइड्रोजन लगाते जाओ। पहली पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप देखो 2 बॉन्ड इसके इस तरफ हैं, एक नीचे है, 3 पूरे हैं इस नाइट्रोजन के। इस कार्बन को देखो, एक ऊपर है 2 नीचे है, एक कम है, मैं इधर हाइड्रोजन लगा देता हूँ। इस नाइट्रोजन को देखो 2 इधर है, एक इधर है, पूरे है। कार्बन 4 को देखो 2 ऊपर, एक नीचे, एक राइट पे, 4 पूरे। कार्बन 5 को देखो 2 नीचे, एक राइट, एक लेफ्ट, पूरे हैं। कार्बन 6 को देखो 2 नाइट्रोजन के साथ हैं, एक इस कार्बन के साथ, एक ऊपर अमाइनो ग्रुप के साथ। 7th पोजीशन पे आप देखो नाइट्रोजन के 2 इधर हैं, एक इधर, पूरे हैं। इस कार्बन का एक कम है, इस नाइट्रोजन का एक कम है। ये मैंने बेटा एक एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाया है, ये हमारी बुक में बना हुआ है, जहाँ पर हम ATP का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। वहाँ पर सिर्फ आपने एडेनिन का याद रखना, बाकी स्ट्रक्चर ये सारे ना प्यूरीन पायरिमिडीन के 2nd ईयर में हैं, आपने वो यहाँ पे याद नहीं रखने। तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ द एडेनिन। तो ये नाइट्रोजनस बेसिस बताई गई है। एक प्यूरीन है जिसके बारे में मैंने बताया, ये लार्जर बेसिस होती हैं, पायरिमिडीन स्मॉलर है, उसमें 2 रिंग्स हैं, इसमें एक ही रिंग होता है। उसमें जो 2 रिंग्स होते हैं प्यूरीन में, वो एक 6 कॉर्नर होता है, एक 5 कॉर्नर होता है। पायरिमिडीन में एक ही रिंग होता है और वो 6 कॉर्नर होता है। कौन कौन सी एग्जाम्पल है वो आपके सामने है। नेक्स्ट जो स्लाइड है बेटा, वो शुगर के बारे में बताया गया है। अभी मैं आपको शुगर के बारे में बता रहा था। शुगर 2 तरह की है। एक तरह की शुगर जो होती है वो राइबोज है, और एक तरह की शुगर डीऑक्सी राइबोज है। और मैंने आपको बताया था डीऑक्सी की टर्म जहाँ पे आ जाएगी उसका मतलब होता है 1 लेस ऑक्सीजन। मैंने आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया था C5H10O4, जबकि राइबोज है C5H10O5। फर्क क्या होता है, देखो ये लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ द डीऑक्सीराइबोज, ये बोर्ड का MCQ है कि कौन सा ऐसा कार्बन होता है जहां पर ऑक्सीजन मिसिंग होगा, कार्बन नंबर 2। यानी ये जो हम कह रहे हैं ना C5H10O4 है, इसमें O4 क्यों है, कौन सा कार्बन ऐसा होता है जिसमें डीऑक्सीराइबोज के केस में ऑक्सीजन मिसिंग होगा, इट इज़ द कार्बन नंबर 2। ठीक है, बाकी रूटीन के मुताबिक है। देखो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, एक कार्बन रिंग के बाहर है। मैंने ये स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी बनवाए हुए हैं कि राइबोज एक फ्यूरैन रिंग बनाती है, और फ्यूरैन रिंग में नंबर ऑफ कार्बन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रिंग 4 होते हैं, एक कार्बन रिंग के बाहर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद मैंने कहा था कार्बन 1 पे हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन अपनी मर्जी से लगा सकते हो। 2 पर ऊपर हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोक्सल, 3 पर ऊपर हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोक्सल, 4 के नीचे हाइड्रोजन और ऊपर CH2OH है। अगर यही कार्बन नंबर 2 पर, जहाँ आपको ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोक्सल दिखाई दे रहा है, अगर मैं वहाँ से ऑक्सीजन हटा लूँ तो ये डीऑक्सीराइबोज बन जाएगी। ये राइबोज और डीऑक्सीराइबोज का आपस में कंपेरिजन है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें आपको ये बताया गया है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का क्या फ़र्क होता है। यानी मैंने आपको बता दिया पेंटोज शुगर क्या होती है, मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रोजनस बेस क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। फॉस्फेट ग्रुप आपको पता है किस शक्ल के अंदर होता है, ये है P, इसके साथ है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH OH OH। ये फॉस्फोरिक एसिड है, और आपने पढ़ा हुआ है कि फॉस्फेट हम मेंशन करते हैं PO4-2। यानी हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोक्सल रहने देते हैं, बाकियों के हाइड्रोजन अगर हटा देंगे तो ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और वो जो हाइड्रोक्सल है ना, ये इन्वॉल्व हो जाएगा आगे लिंकेज बनाने में। तो 3 चीज़ों का पता चल गया,
अगले लेक्चर के अंदर मैं इन तीनों चीज़ों को आपस में कंबाइन करूंगा, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का कंपैरिजन बताऊंगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। थोड़ा सा ये टेक्निकल टॉपिक ज़रूर है, मुश्किल नहीं है, आप साथ साथ चीज़ों को पढ़ेंगे बेटा आपको समझ आएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो अगर भी किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन इस स्लाइड को देखते हुए फिर आपने क्वेश्चन पूछना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।